Now we are going to talk about what is prerequisite of installing cost accounting system. Okay, so let's do it. Before installing cost accounting system. The under mentioned factors should be studied. तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले इसका प्रीरेक्विजिट क्या, तो हमें किन किन चीज़ों किन फैक्टर्स को स्टडी करना होगा, कंसिडर करना पड़ेगा बिफोर सेटिंग अप ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमें पहले देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले हम ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम for instance whether it is being introduced or fixing prices or for insisting a system of cost control. तो लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम हमें देखना होगा कि जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्राइसेस को फिक्स करने के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉस्टिंग सिस्टम, या एक सिस्टम इंसिस्ट करने के लिए जो कॉस्ट कंट्रोल कर सके। तो कॉस्ट कंट्रोल के लिए या प्राइस फिक्स करने के लिए, सेलिंग प्राइस फिक्स करने के लिए, या हमारे कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं, वो चीज़ हमें जानना चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दैट्स वाई ऑब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। Second point that we have to check is nature of business. Nature of business or industry. The industry in which business
is operating. हमें नेचर ऑफ बिजनेस जानना बहुत ज़रूरी होगा एंड नेचर ऑफ इंडस्ट्री, कि आखिर किस इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है ये हम जानेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि किस तरीके का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। अकॉर्डिंग to its cost information requirement. Cost accounting methods are following. Every business has its own peculiarity and objectives. तो हमें ये जानना होगा कि किस इंडस्ट्री में ये काम करती है, क्योंकि हर बिजनेस के अपने खुद के peculiarity and objectives होते हैं। And according to cost information requirement, accounting methods are followed. तो इसको जैसा कॉस्ट इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, इसको कैसा कॉस्ट का डेटा चाहिए, उस हिसाब से हम अकाउंटिंग मेथड फॉलो करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, उसको कैसा डेटा चाहिए। For example, an oil refinery maintains process-wise cost accounting to find out cost incurred on a particular process, say include refinement process, etc. For example, जो ऑयल रिफाइनरी होती है वो अपना मेंटेन करती है प्रोसेस वाइज कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो प्रोसेस वाइज अपना कॉस्ट अकाउंटिंग मेंटेन करती है ताकि वो फाइंड आउट कर पाए कि जो कॉस्ट इनकर हुआ है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 2 में जो कि है क्रूड रिफाइनमेंट प्रोसेस, तो उसमें कितना कॉस्ट इनकर हुआ है ये फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें पहले ऑब्जेक्टिव जानना होगा कि जो एंटिटी है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम
इंस्टॉल करवाना चाहती है, सेटअप करवाना चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, वो किस तरीके का बिज़नेस करती है, उसको किस तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए, ये भी तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम तभी उसके हिसाब से हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री के हिसाब से। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। Costing system should fulfill the information requirements of different level of management। तो जो कॉस्टिंग सिस्टम होता है वो, वेट अ सेकेंड, तो जो कॉस्टिंग सिस्टम होता है वो फुलफिल करना चाहिए इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, कौन से होते हैं? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, बिजनेस लेवल मैनेजमेंट, फंक्शनल लेवल मैनेजमेंट, राइट। तो ये अलग अलग मैनेजमेंट के जो इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, वो ऐसा सिस्टम बनाओ कि वो वाले इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की यही है कि ये जो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये उसके हिसाब से होना चाहिए कि सबको इंफॉर्मेशन बराबर मिलना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट is concerned with the corporate strategy, strategic level management is concerned with marketing strategy, product diversification, product pricing, etc. तो जो हमारा टॉप लेवल
टॉप मैनेजमेंट होता है वो किस चीज़ के लिए चिंतित है, कंसर्न है? कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लिए, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लिए। और जो हमारी स्ट्रैटेजिक लेवल मैनेजमेंट है वो कंसर्न है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइसिंग सेट करना, इन सब चीज़ों के लिए ये लोग कंसर्न है। तो इनको अपने अपने हिसाब से डेटा चाहिए होगा, इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। तो जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है वो इन इंफॉर्मेशन को, रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहिए। तो हमारे हो गए 3 हो गए अभी। पहला ऑब्जेक्टिव जानो कि एंटिटी है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उनकी इंडस्ट्री क्या है, उनको कैसा कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की देखो कि अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनको क्या क्या चाहिए कॉस्ट इंफॉर्मेशन, उस हिसाब से आप उन्हें डेटा प्रोवाइड कर सको, वैसा आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करो। फोर्थ इज नोइंग द प्रोडक्ट। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ costing system to be implemented। जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसका नेचर हमें बताता है, डिसाइड करता है, वो पता लगाता है कि जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट होता है कि किस तरीके का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। कॉस्ट अपॉर्शनमेंट कैन बी डन ऑन द मोस्ट appropriate scientific basis if a cost accountant can identify degree of effort or resources consumed in a particular process। जब हम कॉस्ट को अपोर्शनमेंट करते हैं, बांटते हैं, वो कैन बी डन ऑन द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड साइंटिफिक बेसिस। वो हम एक अच्छे एंड साइंटिफिक, अप्रोप्रिएट एंड साइंटिफिक बेसिस पे हम कॉस्ट अपोर्शनमेंट कर सकते हैं अगर हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट है वो आइडेंटिफाई कर देता है कि जो डिग्री ऑफ एफर्ट और रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस में किस डिग्री के एफर्ट एंड रिसोर्सेज कंज्यूम होंगे, ये अगर हमारा कॉस्ट अकाउंटेंट आइडेंटिफाई कर लेता है तो हमारा जो कॉस्ट अपोर्शनमेंट है वो अप्रोप्रिएट एंड साइंटिफिक बेसिस पे आराम से हो सकता है।
और फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करने से पहले बाकी के जो हमने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो हम देख लेते हैं। पहले हमें कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, प्री रिक्विजिट्स क्या है। आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आप क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हो। आपको सेलिंग प्राइस सेट करना है, कॉस्ट डिटरमाइन करना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। दूसरा हमें देखना है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, आपके इंडस्ट्री का नेचर क्या है। तो उस नेचर के हिसाब से हम बताएंगे कि आपको किस तरीके का कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। जो ऑर्गेनाइजेशनल के सीक्वेंस होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, मैनेजमेंट, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से, हमें वो ध्यान में रखना है। फोर्थ इज़ हमें प्रोडक्ट जानना है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो। तो आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है आपको उसी तरीके का इंस्टॉल करना होगा जैसा आप प्रोडक्ट बना रहे हो। Our fifth point is total there are 9 points. So our fifth point is knowing the production process. हम जब प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस प्रोसेस से गुजर कर बनेगा, उसका प्रोसेस हमें जानना बहुत ज़रूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। हमें जो प्रोडक्शन प्रोसेस होने वाला है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। A good costing system. A good costing system can never be established without the complete knowledge of the production process. एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हम कभी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते अगर जो उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है उसका नॉलेज हमें ना हो। The product which has by-product एक प्रोडक्ट जिसका बाय प्रोडक्ट है requires
costing system which account for by-products as well. अगर एक प्रोडक्ट है उसका बाय प्रोडक्ट भी है तो हम ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे जो कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं, इसके बाय प्रोडक्ट का भी डिटरमाइन करें। In case of perishable or short shelf life, marginal costing method is required to know the contribution and minimum price at which it can be sold. जो perishable and short life वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड ज़रूरी हो जाता है ताकि हम कंट्रीब्यूशन तो जान ही पाएँ एंड साथ ही साथ हम मिनिमम प्राइस भी जिस पे हम बेच पाएंगे वो भी हम पता कर पाएँ। तो दैट्स वाई हमें प्रोडक्शन प्रोसेस जानना भी ज़रूरी है, हमें प्रोडक्ट को भी जानना ज़रूरी है। अगर हमें प्रोडक्ट पता होगा, जो प्रोडक्ट होता है वो डिटरमाइन करता है कि किस तरीके का कॉस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए। जो प्रोडक्ट का बाय प्रोडक्ट है भी है तो हम एक ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट का नहीं, उसके बाय प्रोडक्ट का साथ ही साथ कॉस्ट डिटरमाइन कर ले। और अगर हमारा प्रोडक्ट पेरिशेबल नेचर का है, शॉर्ट शेल्फ लाइफ का है, तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे ताकि हम कंट्रीब्यूशन तो जान ही पाएँ, साथ ही साथ जो मिनिमम प्राइस जिस पे हम वो प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं वो भी हम पता कर पाएँ। तो दैट्स वाई प्रोडक्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ हमें प्रोडक्शन प्रोसेस भी जानना ज़रूरी होता है। एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कभी इस्टेब्लिश नहीं हो सकता अगर हमें पता ही ना हो कि इसका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, इसका हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं है। और अगर हमें पता नहीं है क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है तब हम कॉस्ट अपॉर्शनमेंट भी नहीं कर सकते अच्छे से। अगर हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग को अगर उसने पता कर लिया कि किस डिग्री का एफर्ट एंड किस डिग्री का रिसोर्सेस लगेंगे, किस डिग्री के एफर्ट, किस डिग्री के रिसोर्सेस कंज्यूम होंगे किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो जो हम कॉस्ट अपॉर्शनमेंट है वो अप्रोप्रिएट एंड साइंटिफिक बेसिस पे कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज information synchronization. Synchronization.
establishment of a department or a system requires substantial amount of organizational resources. अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं या किसी भी सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, उसके लिए एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लगते हैं। रिसोर्सेज बोले तो मनी। एक सब्सटैंशियल यानी कि बड़े मतलब एक मेजर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लगते हैं अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करें या सिस्टम को इस्टेब्लिश करें। While drafting a costing system, information needs various other departments should be taken into account. जब भी हम कोई कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट मतलब ड्राफ्ट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन नीड्स हैं अदर डिपार्टमेंट्स के, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा, तभी इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज हो पाएगा। एग्जाम्पल, इन टिपिकल business, organization, accounts department needs to submit monthly stock statement to its lender bank quantity wise stock details at the time of filing returns to tax authorities, etc. जो एक टिपिकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, उसको मंथली जो स्टॉक का स्टेटमेंट है वो सबमिट करना पड़ता है उसके लेंडर बैंक को।
quantity-wise stock details at the time of filing returns to tax authorities etc. एंड जो क्वांटिटी वाइज स्टॉक डिटेल्स हैं वो भी हमें टैक्स अथॉरिटीज़ को भेजना होगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न्स। तो ये वाला जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन क्या कहता है कि हमें एक ऐसा ऐसा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है या हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ड्राफ्ट करते टाइम हमें ये ध्यान में रखना है कि जो अदर वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो इंफॉर्मेशन नीड्स हैं वो भी फुलफिल होना चाहिए। तो दैट वाज आवर 6th पॉइंट। अभी तक हमने कितना डिस्कस किया है? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्टिव्स क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस और इंडस्ट्री क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है एंड इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन हमें जानना है। आप प्रोडक्ट जानो, प्रोडक्शन प्रोसेस को जानो, इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइज होना चाहिए अदर डिपार्टमेंट्स में। तो ये अभी तक हमने 6 पॉइंट्स देखा है। Now our 7th point is method of maintenance of cost records. Methods of maintenance of cost records. जो हम कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं उसका मेथड जानना भी उसका मेथड जानना भी ज़रूरी है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले हम देखेंगे कि हम कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। उसी मैनर में हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल करेंगे। द मैनर in which cost accounting, cost and financial accounts could be interlocked into a single integral accounting system. And how the results of separate sets of accounts, that is cost and financial, could be reconciled by means of
by means of control accounts. तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते टाइम हमें यह ध्यान में रखना है कि जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उसको ध्यान में रखना है. बेसिकली द मैनर इन विच कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स could be interlocked in a single integral accounting system. ऐसा तो किस मैनर में, किस तरीके से जो कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उसको एक ही इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में इंटरलॉक कर दें, वैसा एक मैनर ढूंढना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड हाउ द रिजल्ट्स ऑफ सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स of cost and financial could be reconciled by means of control accounts. और जो separate set of accounts है cost के and financial के, उसको कैसे हम reconcile कर दें, वो वैसा हमें accounting system चाहिए, cost accounting system चाहिए. हमें एक ऐसा cost accounting system चाहिए कि उस manner में जो हमारा cost and financial accounts हैं वो इंटरलॉक हो जाए एक सिंगल इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में, वैसा हमें कॉस्ट अकाउंटिंग चाहिए. और जो सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल के, वो रिकनसाइल होने चाहिए कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स के साथ. यानी कि मैं फिर से रिपीट करती हूँ. जो मैनर है जिसमें हमारा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स इंटरलॉक हो जाए एक सिंगल इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में, वैसा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए. एंड जो रिजल्ट्स हैं सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स यानी कि कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स के रिजल्ट्स हैं उनको रिकनसाइल कर दे अकाउंट्स को कंट्रोल करते साथ, इसको रिकनसाइल कर दे, वैसा हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है. So that was our 7th point. Yes. First is objective. Second is nature business. Third, organizational hierarchy. Fourth, knowing the product. Fifth, knowing the production process. Sixth, what was sixth? Sixth was informational synchronization. Seventh is maintenance, methods of maintenance of cost records. Our 9th point is statutory compliance and audit. Records are to be maintained to comply with statutory requirements. And applicable cost accounting standards to be followed.
records बनाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू वो कंप्लाई करनी चाहिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से एंड एप्लीकेबल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई होनी चाहिए और फॉलो होनी चाहिए. सो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट. फर्स्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव्स जानना ज़रूरी है. दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री जानना ज़रूरी है. तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो होना ज़रूरी है. चौथा है प्रोडक्ट को जानो, नोइंग द प्रोडक्ट. फिफ्थ इज नोइंग द प्रोडक्शन प्रोसेस को जानो. सिक्स्थ वन इंफॉर्मेशनल सिंक्रोनाइजेशन, अदर डिपार्टमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको भी ध्यान में रखना है. सिक्स्थ हो गया. सेवेंथ वन इज़ कि जो हमारा कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का मेथड है उसे भी हमें ध्यान में रखना है, जिससे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए. एंड एट्थ वन इज़ कि हमारा जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है एंड ऑडिट है वो भी अच्छे से हो जाना चाहिए. और लास्ट पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन attributes. Information generated from the costing system should process all the attributes of information, that is complete, accurate, timeliness, relevant, etc. to have an effective management information system. MIS जो इंफॉर्मेशन जनरेट होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से वो प्रोसेस होंगे, वो प्रोसेस करेगा सारे एट्रीब्यूट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. वो सारे इंफॉर्मेशन के जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसको प्रोसेस करेगा कि कंप्लीट है, एक्यूरेट है, टाइमलीनेस है, रेलेवेंट है, एक्सेट्रा, ताकि जो हमारा इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो हम अचीव कर पाएँ. तो इसलिए जो इंफॉर्मेशन हम जनरेट करेंगे उसको हम प्रोसेस करेगा सारे इंफॉर्मेशन के एट्रीब्यूट्स को, ताकि वो एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अचीव कर पाए. सो दैट वाज ऑल दी प्रीरेक्विजिट्स ऑफ इंस्टॉलिंग ए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. पहला ऑब्जेक्टिव जानो, दूसरा नेचर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की जानो, चौथा है कि आप प्रोडक्ट को जानो, पांचवा प्रोडक्शन प्रोसेस को जानो, सिक्स्थ वन इज़ इंफॉर्मेशन सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में. सेवन्थ वन इज़ जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स के को मेंटेन करने का मेथड है वो कैसा होना चाहिए. सेवन्थ वन इज़ कि जो हमारा नहीं सिक्स मतलब या ये तो बोल रही हूँ. सेवन्थ वन हो गया. एट्थ वन जो है हमारा स्टैट्यूटरी कंप्लायंस एंड ऑडिट को भी हमें ध्यान में रखना है. एंड नाइन्थ वन इज़ कि जो हमारे इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स हैं वो
ऐसे को हम प्रोसेस करेंगे ताकि हम एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अचीव कर पाएँ. सो दैट वाज इट. यस, हमारा प्री रिक्विजिट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम हो गया.